Hello, Namaskar. This is Sisraj, and today we will learn the chapter, and the chapter name is Gulliver's Travel, क्लास 5th इंग्लिश। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले समरी, उसके बाद में रीडिंग, ट्रांसलेशन, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, एंड लास्ट में एक छोटी सी वर्कशीट। तो 5th क्लास का चैप्टर है गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर की यात्रा। लीजिए प्रस्तुत है ये चैप्टर। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी समरी। Once Gulliver reached an island with his companions. He sent a few of them to see if there was water on the island, but there was no water there. Suddenly, his companions began to be chased by a huge creature. Luckily, they all escaped. Now Gulliver was alone on the island. He quickly climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. फेंस का मतलब जो खेत के चारों तरफ जो बाड़ होती है ना, उसको बोलते हैं। Gulliver could not climb them because every step was 6 feet high. Soon he saw a farmer in the next field. He too was a monster. He was accompanied by 7 other monsters like him to reap the corn. Gulliver got frightened. He screamed loudly, but the monsters were kind to him. One of them picked him up and placed him on the ground. All the giant farmers came there to take a good look at him. Gulliver tried to speak to them in several languages, but they could not understand him. The farmer took him to his house and gave him crumbled bread to eat. Soon his 1-year-old son came and grabbed him and put his head into his mouth. Gulliver shouted loudly, and the baby dropped him at once. He would have fallen and broken his neck, but the farmer's wife caught him in time. She put Gulliver on her bed and covered him with a handkerchief. अब इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ये समरी है गुलिवर वाले की। तो एक बार जो गुलिवर अपने साथियों के साथ एक आइलैंड पर पहुंचा, है ना, ISLAND, इसको इजलैंड या आइसलैंड नहीं बोलेंगे, इसको आइलैंड बोलेंगे। उसने कुछ अपने जो कंपेनियन का मतलब दोस्त साथी, उनको पानी की सर्च करने के लिए भेजा आइलैंड पे, लेकिन वहाँ पानी नहीं था। देयर वॉज नो वाटर। और अचानक किसी विशाल जीव ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और लकीली वे वहाँ से भाग निकले। अब गुलिवर टापू पर अकेला रह गया। वह तेज़ी से एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया जिसके दोनों ओर जौ के खेत थे और अनाज 40 फुट तक ऊंचे थे। एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए मेड़ थी, यानी फेंसेस थी। गुलिवर उन पर नहीं चढ़ सका क्योंकि प्रत्येक जो सीढ़ी थी जो वो 6 फीट ऊंची थी। और शीघ्र ही उसने दूसरे खेत में एक किसान को देख लिया। वह भी मॉन्स्टर था। उसके साथ 7 और मॉन्स्टर थे जो फसल काटने के लिए वहाँ आए थे। गुलिवर फ्राइटन, है ना, भयभीत हो गया। वह चीख पड़ा, लेकिन सभी मॉन्स्टर जो थे उसके साथ में दया भाव दिखाने लगे। जो फार्मर थे उनमें से एक ने उसे उठा लिया और धरती पर रख दिया। और सभी मॉन्स्टर किसान जो थे उसको अच्छी तरह देखने के लिए वहाँ आ गए। गुलिवर कई लैंग्वेजों में, यानी सेवरल लैंग्वेजों में उसने बातचीत करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने उसकी भाषा को नहीं समझा। किसान जो थे, फार्मर, उसे अपने घर ले गया और उसे खाने के लिए रोटी के टुकड़े दिए। शीघ्र उसका 1 साल का बेटा उसके पास आया और उसे पकड़कर अपने मुंह के अंदर रख लिया, गुलिवर को, है ना। गुलिवर ज़ोर से चिल्लाया। उस बच्चे ने झट उसे छोड़ दिया। वह तो गिर ही जाता और अपनी गर्दन भी तोड़ लेता यदि किसान की पत्नी ने उसे ऐसे वक्त पर पकड़ ना लिया होता। उसने गुलिवर को अपने बिस्तर पर लिटा दिया। किसने? फार्मर्स वाइफ। ये क्वेश्चन भी आएगा लास्ट में। और एक रुमाल से उसको ढक दिया। तो गुलिवर इतना ही बड़ा था, ठीक है, तो उसको रुमाल से ढक दिया। उसका क्योंकि 1 साल का बच्चा था, उसको पता नहीं था, तो वो मुंह में उसको लेने वाला था, लेकिन फार्मर की जो वाइफ थी उसने उसे बचा लिया, वरना तो वो गिरकर उसको चोट ही लग जाती। तो इस प्रकार से ये समरी है इस पूरे चैप्टर की। गुलिवर्स ट्रेवल जो है, गुलिवर की जो यात्रा रही, अजीब सी यात्रा उसकी,
उसके बारे में ये समरी थी। आइए इस चैप्टर को पहले रीडिंग कर लेते हैं इसकी, उसके बाद में रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन और न्यू वर्ड्स जान लेते हैं। ओके, द चैप्टर नेम इज़ गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्रा, ये चैप्टर का नाम है। गुलिवर उसका नाम है और ट्रेवल्स का मतलब यात्रा। चलिए पढ़ लेते हैं इसको। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography। यानी एक आदमी अपनी जीवनी को और खुद ही बताता है ना, खुद बताता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। गुलिवर ए सेलर was once caught in the land of giants. This is how he describes his experiences। यानी एक बार जो गुलिवर है, जो एक सेलर था, वो एक बार पकड़ लिया जाता है जायंट्स के द्वारा, और कैसे वो अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, इसमें दिया गया है। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड। आवर कैप्टन सेंट a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. Okay. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley का मतलब जो होता है, जो का खेत होता है, on either side, and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other field, है ना। वहाँ पे एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे फेंसेस थी। चलिए, और जो फसल थी वो 40 फीट तक उगी हुई थी। चलिए नेक्स्ट पेज 117। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creatures chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. यानी वो फार्मर की बात बता रहा है कि एक फार्मर वहाँ पे फसल काट रहा था, और उसके साथ में 7 फार्मर और भी थे, जो भी उसकी तरह दिख रहे थे, जाइंट दिख रहे थे ना, मॉन्स्टर दिख रहे थे, दैत्य दिख रहे थे, विशाल। तो 7 और थे उसकी तरह। Which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes. यानी वो जो किसान वहाँ पे फसल काट रहा था, वो उसने मेरे को उठाया, उसने फसल काटना बंद किया और उसने मेरे को उठाया। कैसे उठाया? अपने थंब, अपने अंगूठे और जो उसके अंगूठे के पास वाले जो अंगुली है उसके बीच में मेरे को पकड़ के उठाया और अपनी आंखों के पास में ले गया। 60 feet above the ground, he looked at me। यानी ग्राउंड से कितनी फीट ऊंचा था? 60 feet, क्योंकि फसल ही थी वहाँ पे 40 फीट। तो He looked at me with curiosity। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता से। उसने मेरी तरफ देखा। गुलिवर बता रहा है अपनी यात्रा, तो उसने मेरी तरफ देखा क्यूरियोसिटी से। and blew my hair aside to get a better view of my face। मेरे बालों को जो ना, सर पे जो बाल आ रहे थे उनको हटाया अच्छे से देखने के लिए मेरे को। He called his friends and gently
placed me on the ground. They all sat on the ground to take a look. उसने अपने दोस्तों को बुलाया जो वहाँ पे काम कर रहे थे ना, बाकी लोग 7 लोग, और मेरे को ग्राउंड पे रख दिया अच्छे से देखने के लिए. वो भी बैठ गए वहाँ पे मेरे को अच्छे से देखने के लिए. और ये जो सीन देख रहे हैं ना, ये फार्मर जब उसको घर ले आया ना, तब का सीन है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. आई वॉक्ड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. मैं चला मतलब कभी आगे गया कभी पीछे गया. पुल ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो बो टुवार्ड्स द फार्मर्स. आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. मैंने कोशिश की उनके साथ में कई सारी भाषाओं में बात करने की. सेवरल का मतलब है डिफरेंट, मैनी. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन. और जब भी मैं बोल रहा था ना तो किसान मेरे को अपने कान के पास में ले जाना था ताकि वो सुन सके, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दिया. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर. वो किसान मेरे को क्या किया, उसने घर ले गया और कहाँ रख दिया मेरे को, जो डाइनिंग टेबल थी ना उनकी उसके पास में. और डाइनिंग टेबल कितनी ऊंची थी, 30 feet, बहुत ही ऊंची थी. डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर. उस किसान के लिए उसकी पत्नी ने डिनर लाई वो, इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर. 10 feet की डायमीटर में फैली हुई थी वो. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. फार्मर की जो वाइफ थी वो मेरे लिए ब्रेड के टुकड़े लाई, मेरे सामने रख दिया. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइज बिहाइंड मी. मेरे पीछे मैंने एक आवाज़ सुनी. इट वॉज द पुरिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स. एक बिल्ली थी जो कि एक जो बैल होता है ना उससे 10 टाइम बड़ी थी, है ना, 10 गुना बड़ी थी उससे. एंड पुट माई हैड इन टू हिज माउथ. और एक छोटा सा बच्चा आया जिसने मेरे को अपने मुंह में रखने की कोशिश की. आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बेबी ने मुझे छोड़ दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक. मेरी गर्दन टूट जाती. इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर अप्रोन अंडर मी. लेटर शी पुट मी on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming on my home. अब इसमें देखिए न्यू वर्ड्स कौन से आए हैं. बिलोविंग है, वेरी लाउड नॉइज. इनहेबिटेंट्स का मतलब ऑक्यूपेंट्स. और बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि जो होती है ना, लैंड विथ नो वेजिटेशन. एस्टोनिशमेंट मतलब होता है सरप्राइज. क्रम्बल्ड का मतलब है ब्रोकन इनटू पीस, यानी टुकड़ों में तोड़ना उसको. ग्रैब का मतलब है पिक सडनली, अचानक उठाना. किसी ने उठा लिया था अचानक उसको, एक छोटे से 1 साल के उसके बेटे थे ना फार्मर का, उसने उसको ग्रैब कर लिया था, अचानक उठा लिया था. और ये इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे आपकी. रीडिंग इज़ फन. वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड. कैप्टन ने उन आदमियों को लैंड पे, धरती पे क्यों भेजा. तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले इसका एक बार रीडिंग के साथ में ट्रांसलेशन, न्यू वर्ड्स, वो सारा जान लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं हम डिटेल से इसको. When a person tells the story of his life in his own words, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को अपने शब्दों में कहता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. इसको आत्मकथा कहा जाता है. गुलिवर ए सेलर. गुलिवर जो कि एक नाविक था, वो वंस कोड इन द लैंड ऑफ जायंट्स. एक बार मोनस जो दैत्य थे उनके देश में पकड़ा गया. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंसेस. कैसे वो अपना अनुभव सुनाता है. ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land we saw no river or spring, nor any inhabitants or any occupants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. अब इसमें देखिए न्यू वर्ड्स कौन से आए हैं. सेलर का मतलब है ए पर्सन हु सेल्स ए बोट और शिप, जो नाव या फिर जहाज चलाता है, नाविक. जायंट्स का मतलब है दैत्य, विशाल जो होते हैं ना. डिस्कवर्ड का मतलब होता है पाया, उसने खोजा. वेसल्स का मतलब बर्तन. एक्सप्लोर का मतलब ये इसका मतलब सर्च करना. बैरन का मतलब बंजर, इनफर्टाइल. क्रू का मतलब चालक जो दल, मेंबर्स ऑन ए शिप.
रोइंग का मतलब नाव चलाना, नाव को खेना। ये इसके न्यू वर्ड्स हो गए पहले पैराग्राफ के। तो 16 जून और 1730 को हमने धरती का किनारा पता किया, गुलिवर बता रहा है। हमारे जो कैप्टन थे उन्होंने दर्जन भर लोगों को, दर्जन का मतलब 12 जो पीपल होते हैं उनको दर्जन, 12 जो थिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ 12 उनको दर्जन, तो दर्जन भर लोगों को बर्तनों के साथ, इन वेसल्स के साथ पानी की खोज में भेजा। और जब हम धरती पर आए तो हमें वहाँ न तो कोई नदी दिखी, न कोई झरना और न ही कोई निवासी। मैं खोज में निकल पड़ा। वह देश बंजर और पथरीला था। मैं चालक दल के पास जाने के लिए मुड़ा और पाया कि सभी नाव में सवार हैं और जान बचाने के उद्देश्य से जहाज़ पर जाने के लिए नाव चला रहे हैं। इस पहले पैराग्राफ का मतलब ये था। ओके, नेक्स्ट। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the other. ऑब्जर्व का मतलब देखा, ह्यूज का मतलब विशाल, मॉन्स्टर का मतलब दैत्य राक्षस, स्टीप का मतलब सीधी खड़ी। तो उनके पास पहुंचने से पहले ही मैंने एक विशाल जीव को काफ़ी तेज़ी से उनका पीछा करते हुए देख लिया। और जो ओशन था, महासागर का पानी केवल उसके घुटनों तक ही पहुंच रहा था, जो दैत्य पीछे पीछा कर रहा था ना उसके। फिर भी वह राक्षस तेज़ी से चलती हुई उस नाव तक नहीं पहुंच पाया। मैं तेज़ी से पीछे मुड़ा और एक सीधी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया जिसके दोनों ओर जौ के खेत थे, बार्ली है ना, और अनाज 40 फीट ऊंचे थे। एक खेत से दूसरे खेत जाने के लिए एक मेड़ लगी हुई थी, बाड़ लगी हुई थी। ये हो गया दूसरा पैराग्राफ। ऑब्जर्व का मतलब नोटिस किया, ह्यूज का मतलब वेरी बिग, मॉन्स्टर का मतलब दैत्य। चलिए तीसरा पैराग्राफ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet high. I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. He was of the same size as the creature chasing the boat. I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. They carried a reaping hook which was very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger, and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. न्यू वर्ड्स इसमें है। एस्टोनिशमेंट का मतलब आश्चर्य, सेजिंग का मतलब पीछा करना, ट्रम्पेट का मतलब तुरही होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और स्क्रीम, अप्रोच का मतलब नज़दीक आया, स्क्रीम का मतलब तेज़ी से चिल्लाया, क्यूरियोसिटी का मतलब कुछ जानने की इच्छा, विलिंग टू नो, जिज्ञासा। तो मेरे लिए उस पर चढ़ना असंभव था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि प्रत्येक जो सीढ़ी थी, जो स्टेप थी, वो 6 फीट ऊंची थी। मैं झाड़ियों में खाली जगह खोजने का प्रयास कर रहा था जब मैंने दूसरे खेत में एक निवासी को, जो इनहेबिटेंट्स थे, उनको मेड़ की तरफ आते देख लिया, फेंस की तरफ आते देख लिया, जो दूसरे खेत में था, और वह भी उसी आकार का था जिस आकार का जीव नाव का पीछा कर रहा था। तो वो उसकी साइज़ भी वही थी, जो नाव का पीछा कर रहा था एक आदमी, उसकी साइज़ भी वही थी। मुझे बहुत डर लगा, मुझे हैरानी भी हुई, और मैं अपने को छिपाने के लिए दौड़ गया। उसने वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो था तुरही, ट्रम्पेट से भी ऊंची आवाज़ में मुझे पुकारा, और बिजली की कड़क जैसी आवाज़ थी, थंडर की जैसी आवाज़ थी। उसकी तरह 7 राक्षस फसल काटने के लिए खेत की ओर आए। वे भी सभी काटने वाली हंसियाँ जो थी, दत्तियाँ बोलते हैं इसको, लिए हुए थे, जो बहुत बड़ी थी। जब फसल काटने वालों में से एक वहाँ पहुँचा जहाँ मैं छिपा हुआ था,
चलिए, तो वो भी वहाँ पे पहुँचा, मुझे देखने के लिए उन्होंने मुझे ग्राउंड पे रखा। 4th नंबर, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, मुझे ग्राउंड पे रख दिया। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी, वो भी सारे ग्राउंड पे बैठ गए मुझे अच्छे से देखने के लिए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. न्यू वर्ड्स इसमें आया। जेंटली का मतलब है आहिस्ता से, आराम से, सॉफ्टली। इन वेन का मतलब है सब व्यर्थ, बेकार चला गया। यानी मैंने कई भाषाओं में बोलने की कोशिश की लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उसने अपने साथियों को पुकारा, फार्मर ने, और मुझे आराम से नीचे रख दिया और सभी अच्छी तरह देखने के लिए नीचे बैठ गए। धीरे धीरे आगे और पीछे चला मैं, अपनी टोपी उतार ली और किसानों की ओर सिर नीचे झुकाकर प्रणाम किया। मैंने कई भाषाओं में ज़ोर ज़ोर से बातचीत करने की कोशिश की। हर बार जब मैं ऐसा करता था, किसान जिसने मुझे उठाया था अपना कान, है ना, अपना कान मेरे काफ़ी नज़दीक लाता था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, सब व्यर्थ गया। वह किसान मुझे अपने घर ले गया और कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर, किसके डिस्टेंस पर, जो डाइनिंग टेबल रखी हुई थी उसके कुछ दूरी पे, जो ज़मीन से 30 फुट ऊंची थी, मुझे वहाँ पे रख दिया। तो मेरी भाषा उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने मुझे अपने कान के पास में भी ले जाने की कोशिश की, अपने कान मेरे पास लाए, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए वो किसान मुझे अपने घर ले गया और मुझे डाइनिंग टेबल जो कि 30 फीट ऊंची थी उसके थोड़ा सा पास में मुझे रख दिया उसने ग्राउंड पे। चलिए नेक्स्ट, डिनर वॉज ब्रोड फॉर द फार्मर, किसान के लिए भोजन की एक थाली लाई गई, विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, जिसका व्यास डायमीटर 10 फीट था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, किसान की पत्नी ने कुछ रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मेरे सामने रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी, इट वॉज द पुरिंग ऑफ कैट that was 10 times larger than an ox. The farmer's wife was stroking him. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. I slept dreaming of my home, my wife and my children. क्रम्बल्ड का मतलब यहाँ पे है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, और ग्रैब्ड का मतलब है पकड़ा। तो किसान के लिए भोजन की एक थाली लाई गई जो 10 फीट फैली हुई थी। किसान की पत्नी ने कुछ रोटी के टुकड़े मेरे सामने रखे। भोजन के बीच में मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी, वह एक बिल्ली की आवाज़ थी जो ऑक्स यानी बैल से 10 गुना बड़ी थी। किसान की पत्नी उसे प्यार से सहला रही थी। जब प्रवेश किया, किसान का 1 साल का बेटा, जिसे एक महिला बाहों में लिए हुई थी, मुझे देखते ही बच्चा ने मुझे पकड़ लिया और मुंह में रख लिया। मेरी गर्दन टूट जाती यदि किसान की पत्नी अपना पल्ला मेरे नीचे न करती। बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर पर रख लिया, बेड पे, और एक साफ सफ़ेद रुमाल से मुझे ढक दिया। मैं सो गया, अपने घर, अपनी पत्नी और बच्चों के सपने देखता हुआ। आई हैव क्वेश्चन आंसर। वाई डिड द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड? कैप्टन ने उन आदमियों को ज़मीन पे, धरती पे क्यों भेजा? धरती पे? तो धरती पर उन्होंने पानी की खोज के लिए उनको भेजा। तो उसको कैसे लिखेंगे? द कैप्टन सेंड द मैन टू द लैंड टू लुक फॉर वाटर। वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप? द मैन रश्ड बैक टू द शिप बिकॉज दे वर चेस्ड बाई ए जाइंट, क्योंकि एक जाइंट उनका पीछा कर रहा था। चूज द करेक्ट आंसर। द जाइंट कैरीड ए रीपिंग हुक बिकॉज, तो इसमें 1 आएगा, नंबर 1 में बी आएगा। ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, फसल काटने के लिए जा रहा था ना। दे पुट गुलिवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम बिकॉज, दूसरे में सी आएगा। ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर, सॉरी, तो दूसरे में बी ऑप्शन, दूसरे में सी, ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गुलिवर। They had never seen such a
टाइनी मैन, उन्होंने एक ऐसा कभी नहीं देखा था छोटा आदमी, इसलिए उन्होंने ग्राउंड पे उसको रख दिया। तो पहले में बी, दूसरे में सी और तीसरे में बी। गुलिवर वॉज ए सेलर, इसमें सेलर आएगा। ना तो वो फार्मर था, ना ड्वार्फ था, ना जायंट था। नेम द क्रीचर टू whom you would look like Gulliver. The creature is now extinct. The word begins with the letter D. तो डायनासोर है जो अभी विलुप्त हो चुका है। तो पहले में बी आएगा, he was going to reap the corn। दूसरे में सी आएगा, they had never seen such a tiny man। और तीसरे में बी आएगा, Gulliver was a sailor। From the text, write the sentence that tells you the following. The giant reapers were fascinated by Gulliver, तो they all sat on the ground। देखने के लिए ना आकर्षित हो गए थे ना, क्योंकि वो बैठ गए थे। गुलिवर वॉज ए लर्नड मैन, क्या गुलिवर मतलब दिमाग वाला था? हाँ दिमाग वाला था, क्योंकि उसको कई सारी भाषाएं आती थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज ए काइंड हार्टेड वुमन, क्या वो दयालु थी? हाँ बिल्कुल वो दयालु थी, क्योंकि उसने गुलिवर को बेड पे लिटा के और उसको रुमाल से ढक दिया था और अपने बच्चे से भी बचा लिया था उसको, वरना वो उसको गिराने वाला था। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। चलिए यहाँ पे एज लाइट एज ए फेदर मतलब कितना हल्का, जितना कि एक पंख होता है। एज स्लो एज ए टोर्टोइस, जितना इतना धीरे जितना कि कछुआ। एज स्वीट एज हनी, इतना मीठा जितना कि शहद। एज वाइट एज स्नो, इतना सफ़ेद जितना कि बर्फ़। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, इतना मजबूत जितना कि एक बैल। एज ब्लैक एज नाइट, इतना काला जितना कि एक रात। एज रेड एज ए रोज़, इतना लाल जैसा कि एक गुलाब। एज वार्म एज ए टोस्ट। एज जेंटल एज ए ब्रीज, इतना हल्के जितने की एक ब्रीज हवा चलती है ना होले होले। चलिए तो इस प्रकार से ये भी आपके आंसर हो जाएंगे। एज लाइट एज ए फेदर, एज स्लो एज ए टोर्टोइज, एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज ब्लैक एज वाइट, एज रेड एज रोज, एज वार्म एज ए टोस्ट, एज जेंटल एज ए ब्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज द अबव एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द ओल्ड मैन्स हेयर इज एज वाइट एज स्नो, बूढ़े आदमी के बाल इतने सफ़ेद थे जितना कि स्नो। हिज फीट वर एज कोल्ड एज आइस, उसके पैर इतने ठंडे थे जैसे कि बर्फ़। द न्यूज़ पेपर, चलिए create your own comparisons for the following. Work in pairs. As tall as the Qutub Minar, as fast as the cheetah, as high as the Mount Everest, as angry as a bull, as tiny as an ant, as brave as a soldier. Now look at the picture and discuss in group why the following events happened. You may find more than one reason for each of them. चलिए उसके बाद में लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द फेंस व्हेन द जायंट सो मी। चलिए व्हाट वॉज हैपनिंग? आई वॉज राइटिंग लेटर, पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग। चलिए नेक्स्ट। When we compare two things people, we add er or more, है ना, comparative degree। तो यहाँ पे the sailboat is fast, the car is faster than the sailboat, the aeroplane is the fastest of all। तो फास्ट ये पॉजिटिव डिग्री है, फिर फास्टर ये कंपेरेटिव डिग्री है, उसके बाद में द फास्टेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसी प्रकार से हिटिंग अ टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट, ये पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, है ना, ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार से हमें ऐसे करना है। स्किपिंग इज़, है ना, कैसे करना है इसको, इसमें पॉजिटिव डिग्री डालनी है, फिर जंपिंग इज़ इसमें कंपेरेटिव डिग्री, वॉकिंग इज़ द इसमें डालनी है, ठीक है। फिर द डॉग इज़, द हॉर्स इज़, द एलिफेंट इज़, इनमें फर्स्ट में पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपेरेटिव डिग्री, देन और ई आर या फिर मोर का इस्तेमाल करते हैं ना कंपेरेटिव में, और सुपरलेटिव में EST का इस्तेमाल करते हैं।
तो स्कीपिंग और यहाँ पे एक और नीचे दिया हुआ है, तो स्कीपिंग इज़ ईजी, अब ईजियर कर देंगे नेक्स्ट में, फिर वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट कर देंगे, फिर डॉग इज़ स्ट्रॉन्ग, हॉर्स इज़ स्ट्रोंगर, एलिफेंट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट। ओके, नीचे फिर एप्पल इज़ जूसी, शुगर कैन इज़ जूसियर देन एप्पल, ऑरेंज इज़ द जूसीएस्ट ऑफ देम ऑल। इसी प्रकार से डिग्री दी हुई है, जूसी, जूसियर, जूसीएस्ट। चलिए, रॉक क्लाइंबिंग इज़ एक्साइटिंग, स्कीइंग इज़ मोर एक्साइटिंग, रिवर राफ्टिंग इज़ मोस्ट एक्साइटिंग। फिर पंक्चुएट करना है, सो डियर समीर, आई एम सेंडिंग यू ए फोटोग्राफ ऑफ माई न्यूएस्ट पैट, फ्रिस्की इज़ ए बुली डॉग। चलिए देख लीजिए इसको, ये वर्कशीट है। रीराइट द सेंटेंसेस बाय एडिंग ए प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। राम इज परफेक्ट इन एवरीथिंग, द माउंटेनियर वॉज एबल टू क्लाइम द पीक, द स्टार्स इन द स्काई अपीयर्ड ऑल ऑफ ए सडन। तो यहाँ पे रीराइट द सेंटेंसेस बाय एडिंग ए प्रीफिक्स, या तो उपसर्ग लगाना है या प्रत्यय लगाना है। चलिए, तो जैसे एबल आया है तो एबल में लगा देंगे यहाँ पे उपसर्ग, अपीयर्ड में लगा देंगे, है ना, अपीयर्ड में जैसे डिस लगा दिया आपने, डिस अपीयर्ड हो गया। चलिए, इस प्रकार से ये वर्कशीट है आपकी करने के लिए। चलिए, 3 प्रश्न इसमें कंप्लीट हो गए और बाकी के 4 नंबर से आगे देखते हैं आगे की स्लाइड में। हाँ, नेक्स्ट, यस व्हाट यू से इज़ पॉसिबल टुडे। पॉसिबल का आप कर दीजिए ना, आई एम भी लगा सकते हैं, इम्पॉसिबल। ही बिकेम काम इन द क्लास, द क्वीन वॉज काइंड टू हर सिटीजन। चलिए, तो इसमें डिसकाइंड आएगा कि अनकाइंड आएगा वो कीजिए आप। यूज़ प्रॉपर कंजक्शन, माई फादर वेटेड, द गेस्ट अराइव्ड, आई एम कन्फ्यूज वेदर टू वियर रेड कुर्ता, आई डिड नॉट वियर माई शूज़, I lost it. We were walking towards the river, dash, our old friend is waiting there. My elder sister danced, my younger sister sang the song. The passengers waited for a long time, the train came very late. Read the poem and answer the following. 20 froggies went to school down beside a grassy pool. 20 little coats of grain, 20 wastes all. चलिए, पिक आउट एनी 2 नाउन्स एंड राइट देम बिलो। तो इसमें जो भी नाउन यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, फ्रॉगीज वगैरह जो भी है। वी मस्ट बी इन टाइम, हु सेड दीज वर्ड्स, टू whom, वी मस्ट बी इन टाइम सेड दे, फर्स्ट वी स्टडी देन वी प्ले। चलिए, तो दे कौन है यहाँ पे, फ्रॉगीज हैं क्या, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रूल फॉलोड बाय द फ्रॉगीज। फ्रॉगीज के द्वारा कौन सा रूल फॉलो किया गया है, वो भी इस पोएम में है। राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द पोएम, इस पोएम में कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हुए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं ना, एडजेक्टिव्स जो दिए गए हैं। चलिए, ये हुआ आपका चैप्टर गुलिवर्स ट्रैवल, एंड थैंक यू सो मच। फिर हम हाजिर होंगे नया चैप्टर लेके, तब तक के लिए शुक्रिया, जिसका नाम होगा टॉपसी टर्बुलेंट। थैंक यू सो मच।